हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग पहलवान की ढोलक एक कहानी है उसे हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से आप लोग सेशन से जुड़ने के बाद में आप लोग बताएं मुझे क्या ऑडियो वीडियो ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है मेरा कि स्पष्ट रूप से आपको आवाज़ सुनाई दे रही है और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो जल्दी से मुझे यस या नो में कमेंट करें और जैसे ही आप लोग जुड़ जाओ यस या नो में कमेंट दे दें, उसके बाद आप लोग सेशन को शेयर करेंगे और उसके बाद लाइक करेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को, इस कहानी को हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि इस प्रकार से पढ़ेंगे कि उसे नोट्स भी बना ले एक तरह से और उसको रिपीट भी हो जाए साथ साथ में, क्योंकि पढ़ने का एक तरीका होता है यार। क्योंकि पूरी कहानी को बहुत बड़ी होती है, एग्जाम के समय में वो कहानी हमें पूरी हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया कि क्या हम लोग आरोह वितान अव्यक्ति और माध्यम के तीनों पुस्तकों समय के अकॉर्डिंग क्या हम लोग समय एग्जाम के पास में पढ़ सकते हैं। तो उसकी एक ट्रिक्स होनी चाहिए, उसका एक तरीका होना चाहिए। वो रूल्स मैं इसमें इस कहानी को पढ़ाते समय आप लोगों को बताऊंगा। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाओ, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे कि पहलवान की ढोलक लिखने वाले कवि कौन है, जिनकी तस्वीर आपको दिख रही है। बता दीजिए जल्दी से क्या नाम है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ना मैंने नाम पहले ही लिख दिया था। यदि आप लोग कहते हैं ना कि काफ़ी बार कहते हैं कि टिप्पणी में भी अक्कल की ज़रूरत होती है, तो काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, उनको पता नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं। वो कमेंट करके पूछते रहे, सर क्या चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है सर। तो प्यारे बच्चों, सब कुछ सामने लिखा हुआ है, बस आप लोगों को देखने की आवश्यकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पहलवान की ढोलक है, ये क्यों लिखी गई है? क्योंकि यहाँ एक पहलवान है जिसका नाम है लुटन सिंह। अब लुटन सिंह पहलवान है, तो क्या होता है कि ये कहानी की शुरुआत जहाँ से होती है, उनके माता पिता का जैसे देहांत हो जाता है तो उसकी सास उसे पालती है। तो सास जैसे उसे पालती है तो वह पूरे दिन भर चरागाह यानी चार पैरों वाले पशुओं को चराता था और उनका बिना पानी वाला दूध पिया करता था। और गांव वाले उसकी सास को क्या करते थे, परेशान करते थे। तो इस प्रकार से एक कहानी शुरुआत होती है। पहले तो मैं इसका सार में आप लोगों को बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं एक मूल कहानी के रूप में उसको सारांश के रूप में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पहले तो हम लोग इसका सारांश पढ़ लेते हैं, क्या है जो बुक में दिया वो का वो आपके सामने हाजिर है। कि रेणु जी की यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रतिनिधि कहानियों में से पहलवान की ढोलक भी शामिल है। अब देखो, ये जो पंक्ति है यह है आप लोगों के लिए CUET के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि क्लास 12th के लिए। आप लोगों से पूछा कैसे जाएगा कि बताइए कि पहलवान की ढोलक जो कहानी है उसके लेखक कौन है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। जितनी विशेषताएं रेणु जी के अंतर्गत थी वो सारी की सारी विशेषताएं इस कहानी में उपस्थित है और यह एक आंचलिक कहानी है, यानी गांव की कहानी है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल, संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता, यानी किसी भी गांव में जब वो चले जाते हैं या अपने गांव में उनके वहाँ की जो संस्कृति दिखाई देती है उसको अपनी इस कहानी में उन्होंने उड़ेला है, यानी उनको रखा है, उन शब्दों को, उन चीज़ों को, उन बातों को रखा है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो और ऐसा लगता है कि ये जो कहानी लिखा है ये पात्र नहीं है, ये वास्तविक एक सजीव एक इंसान है। प्रत्येक पात्र की उनके कथनों से हमें ऐसा महसूस होता है। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है, यानी कि ऐसा सजीव चित्रण मिलना हमें बहुत ज्यादा दुर्लभ यानी कठिन है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया। ध्यान रखना, गद्य में भी क्या संगीत पैदा कर दिया, यानी कि ऐसे गिने चुने कथाकारों में जिन्होंने गद्य क्या होती है, छंद रहित रचना, जिसमें छंदों, अलंकार, रसों का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे गद्य कहा जाता है। और गद्य में भी संगीत, यानी संगीत जहां आ गया मतलब क्या हो गया कि उसमें काव्य शास्त्र, छंद, रस, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और ये सब कहाँ होता है, पद में होता है, कविता में होता है। इन्होंने गद्य में भी ऐसा किया है। अन्यथा ढोलक की उड़ती गिरती आवाज और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। यानी कि एक ढोलक है, ढोलक को लुटेन पहलवान सिंह अपना गुरु मानते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि लुटेन पहलवान सिंह ने अपना गुरु किसे माना, तो ढोलक को माना। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। कहने का मतलब क्या है, आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आगे और देखो। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था की पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यहाँ क्या होता है कि लुटेन पहलवान था, वो राजा श्यामानंद का पहलवान यानी कि राज दरबार बन जाता है। जैसे उसने काला खा और पंजाब के
चांद सिंह को जैसे हराया था, उसके बाद राजा सिंह ने अपने पास उसे रख लिया था। उसके बाद जैसे राजा श्यामानंद की मृत्यु हो गई तो विलायत से नया राजा आ गया। अब उसने पूरी व्यवस्था को उलटफेर कर दिया है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कुश्ती के दंगल को घोड़ों की रेस का दंगल बना दिया गया था। मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई थी, बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि भारत पर इंडिया शब्द का छा जाना, उसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था को बदल दिया गया था। यह भारत पर इंडिया छा जाने की समस्या है। जैसे भारत पर इंडिया छा रहा है ना, अब वर्तमान धीरे धीरे कहा जा रहा है कि नई जगह भारत किया जाएगा। देखो कब होता है कब नहीं। जो लुटेन पहलवान के लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निहरता की भूमि पर पटक देते। यानी कि इतना अच्छा पहलवान, कुश्ती का इतना अच्छा पहलवान, और वह 2 वक्त की रोटी के लिए उसे तड़पना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे सवाल यह कहानी हमारे सामने छोड़ जाती है, बहुत सारे सवाल। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक क्या पालती, फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है बल्कि भूख और महामारी के दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहते हैं। यानी कि पूरा गांव एजा और मलेरिया जैसी बीमारियों से त्रस्त था। उसमें पूरी रात पहलवान था, वो अपनी ढोलक बजाया करता था और लोगों की पूरी रात कट जाया करती थी, क्योंकि लोगों की आंखों के सामने जैसे ही लुटेन पहलवान ढोलक बजती तो उनकी आंखों के सामने एक दंगल सा दिखाई देता था, जिससे उनकी पूरी रात कट जाती। और अंधेरे और सन्नाटे से जो सियारों का जो क्रंदन था, उसकी आवाज़ से उनसे भी वो उस ढोलक की आवाज़ से उन्हें एक संजीवनी शक्ति की तरह एक ताकत प्राप्त हो जाया करती थी। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुटेन की भरी पूरी पहलवानी को फटे डोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस कोरोना त्रासदी में लुटेन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है, बहुत सारे सवाल। जैसे वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। कहने का मतलब क्या है, मैंने कहा ना, जब इतना अच्छा एक कलाकार है, इतना अच्छा एक कहते हैं ना कि पहलवान कुश्ती का, यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी इंसान आजकल कहते हैं ना कि जो इंसान किसी भी खेल में यदि अच्छा है तो उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। आज कुश्ती में जैसे आपको पता ना, प्रो कबड्डी सीजन 13 आ रहा है शायद 2 दिसंबर से, आपको पता होगा। तो ऐसा आज है, पहले ऐसा नहीं था। उस समय बताया गया, इसमें पूरा हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें किस प्रकार से वह अपने 2 बेटों को भी भूख के मारे तड़प तड़प के मरते हैं, और खुद स्वयं 4-5 दिन बाद लुटेन पहलवान से भूख के मारे तड़प तड़प के मर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। अब यहाँ देखो, अब ये मूल पाठ बहुत पढ़ा है, कितना पाठ पढ़ोगे आप, कितने लेसन पढ़ोगे आप लोग। अब यहाँ मैंने एक तरीका बताया हूँ, ध्यान सुनना। यहाँ मैंने एक तो सफ़ेद व्हाइट कलर में और एक येलो कलर में, आप लोगों को येलो कलर का जितना भी मैंने कर रखा हाईलाइट, इन सभी को आप लोगों को पढ़ना होगा, जिससे आप लोग सभी सवालों के जवाब एग्जाम में आने वाले जो हैं उन सभी का आंसर आप लोग दे देंगे, चाहे वो राइटिंग लेखन के हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। आपको पता है आपका पेपर 2 पार्टों में डिवाइड होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक सब्जेक्टिव यानी राइटिंग लेटर होगा। जितने भी हैं वो सब आपको याद करना है, पढ़ना है, याद नहीं करना, पढ़ना है 1-2 बार बस। कैसे पढ़ना है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान ढोलक कहानी में किस रात, यानी कि ऐसी कौन सी रात थी जिसमें रात ठंडी और काली थी? अमावस्या की रात थी, पूर्णिमा की रात थी, चांदनी रात थी, इस प्रकार से पूछेगा, तो ध्यान रखना अमावस्या की रात थी। वह गांव किस प्रकार के शिशु की तरह थर्रा रहा था, भयार्थ डरे हुए शिशु की तरह? कौन कौन से रोग से पीड़ित था वह गांव जो भयार्थ शिशु की तरह रह रहा था? तो वह क्या था, मलेरिया और हैजे से। उनके मकान कैसे बने हुए थे? यानी कि बांस फूस की झोंपड़ियां थी, कोई पक्के मकान नहीं थे, कोई एक आध होगा भी। तो अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अब देखो यहाँ मानवीकरण अलंकार है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि अंधेरी रात आंसू चुपचाप बहा रही थी, एक गद्यांश दे देगा यहाँ से, फिर पूछा जा सकता है कि इस कथन में बताइए कौन सा अलंकार है। तो यह सब चीज़ें आप लोगों को सीखनी है, तो ध्यान रखना। अब मैं आपको इस कहानी का पूरा सारांश आप लोगों के सामने बता देता हूँ, जो यहाँ जो लिखा हुआ है वह सब मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। देखना, यहाँ जो लिखा उसको तो आपको याद करना ही होगा। देखो कैसे क्या है,
मैंने बताया कि बचपन में ही लुट्टन पहलवान सिंह के माता पिता गुजर जाते तो उनकी सास उन्हें पालती है, तो उनकी सास जैसे पालती तो गांव वाले उसे परेशान करते थे और लुट्टन पहलवान सिंह सुबह से लेकर शाम तक 4 पैरों वाले पशुओं को यानी गाय भैंसों को चरा कर लाता था और जैसे उसका दूध निकालता फिर वो बिना पानी का दूध पिया करता। जैसे बचपन में ही वह ऐसे जैसे चलता था ना तो उसके 45 डिग्री का कोण बंधा दोनों हाथों से, तो शुरू से वह पहलवान नजर आने लग गया था। अब एक बार क्या होता है कि वो श्यामनगर मेले में एक बार चला जाता है, तो वहाँ क्या होता है कि जैसे ही ढोल बज रही होती है, ढोल की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही चांद सिंह दहाड़ रहा था शेर की तरह, शेर का टाइटल उसे उपाधि प्राप्त हो गई थी, उसके गुरु का नाम बादल सिंह था और वह पंजाब से पहली बार आए थे, उसे 2-3 दिन हुए थे और सभी पट्टों को वह अपने आसपास के सभी पहलवानों को वह हरा चुका था। तो जैसे ही अब लुट्टन पहलवान सिंह को ढोलक की आवाज़ और जैसे ही चांद सिंह दिखाई दिया तो बिना सोचे समझे वह लुट्टन पहलवान सिंह को उसको चांद सिंह को चुनौती दे डालता है। राजा सिंह कहता है, राजा श्यामानंद उस समय तो कहता है कि 10 रुपये ले बेटा, तेरी शाबाश तेरी बहादुरी को, अब तू ये मेला दे के अब तू घर चला जा। अब वो कहता है कौन? लुट्टन सिंह कहता है कि मैं यहाँ मर जाऊंगा, अपना माथा पटक पटक के राजा साहब मुझे लड़ने दिया जाए। लेकिन सभी प्रशंसक सभी दर्शक चांद सिंह के पास थे, लेकिन एक बीच में से आवाज आती है कि इसे लड़ने दिया जाए। तो फिर धीरे धीरे सभी कहते हैं हाँ इसे लड़ने दिया जाए। फिर जैसे चांद सिंह से वह लड़ता है तो वह चांद सिंह को हरा देता है और उस दिन से राजा साहब उसे शेर की कहते हैं ना कि वाह तूने छत्रियों जैसा कार्य किया है, तो उसके मंत्री और कुछ हेरीबुल टेलीबुल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यह कहानी जैसे उनके फिर उसके बाद क्या होता है, राजा साहब के वह दरबार में रहता है, उसके बाद राजा साहब की मृत्यु हो जाती है, फिर विलायत सिंह के राजा आ जाता है, वह सभी प्रकार के नियमों को बदल देता है। लुट्टन सिंह और उन दोनों बेटों को उनका खर्च देख करके हेरीबुल टेरीबुल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया अभी। तो क्या होता है कि उन्हें जैसे निकाला जाता है तो फिर वह गांव के लड़कों को कुश्ती सिखाता है ढोलक के साथ में। जब उनके बच्चे दोनों पूछते हैं कि पिता आपका गुरु कौन है, तो वो कहता है मेरा गुरु कोई नहीं है, मेरा ये ढोलक है। और वही ढोलक को लेकर के वह राजा साहब के दरबार में जाता है और वही ढोलक लेकर के वह वापस वहाँ से आ जाता है। अब धीरे धीरे जैसे ही अब वो दंगल तो खोल लेता है अपने घर में, तो अब खाने के लिए कुछ पूरे गांव के पास नहीं था, फिर कुश्ती सीख कर क्या करेंगे लोग, तो धीरे धीरे सभी ने अपने बच्चों को रोक लेते हैं और अंत में फिर वह धीरे धीरे अपने बच्चों को सिखाता रहता है। फिर अंत में अब जब खाने को कुछ नहीं मिलता है तो उनके दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है। उस पूरी रात, जिस रात दोनों बच्चों की मृत्यु होती है, उस भी पूरी रात वह बहुत अच्छे से ढोल बजाता जैसे और दिन बजाया करता था। लोग कहते हैं देख 1.5 हाथ का कलेजा है, बेटों की मृत्यु हो गई फिर भी हमें जीवित रखने के लिए यह ढोलक बजा रहा है। उसके 4-5 दिन बाद लुट्टन पहलवान सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसी दिन ढोल की आवाज़ लोगों को सुनाई दे देती है। सुबह जैसे ही होती है तो उसके 2-4 शिष्य आते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि लुट्टन सिंह पहलवान मर चुका है। अब उनके शिष्यों को उनके गुरु की लुट्टन सिंह पहलवान सिंह की कही हुई बात याद आती है, मुझे कभी भी चित मत लेटाना क्योंकि मैं कभी चित हुआ नहीं हूँ, किसी से हारा नहीं हूँ। मुझे यदि चिता पर लिटाया जाए तो मुझे पेट के बल लिटाया जाए और यही अंत में ऐसा होता है। यह कहानी है बेटा, ये जो है मूल कहानी आपके सामने है, ये लुट्टन सिंह पहलवान है। ये चीज़ याद रखना, चढ़दा गिरदा आजा भिड़दा, ठीक है, इन शब्दों को आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है किस कहानी की ये बोल हैं, किस कहानी की ये शब्द हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक यहाँ पे एक कालाखा नाम और आता है एक पहलवान का, जो अली कह करके प्रतिद्वंदी में टूट पड़ता है, उसे भी वह हरा देता है, ये भी ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है। हाँ, 3 दिनों में ही पंजाबी और पठानों को वह चांद सिंह था ना जो बादल सिंह उनके गुरु थे, तो चांद सिंह को शेर का टाइटल की उपाधि मिली हुई थी, तो वह 3 दिन ही हुए थे और शेर के बच्चे की टाइटल की उपाधि मिल चुकी थी। मूल नाम उसका चांद सिंह था, गुरु का नाम बादल सिंह था। ये याद रखना है आप लोगों को, ये सब पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो ये कहानी है, इसका आप लोग एक बार देख लीजिएगा और पढ़ना भी आप लोगों को, इसको पढ़ना, ये याद नहीं करना है, ये अपने आप याद हो जाएगी। कुछ मैंने जो बताया उसको 1-2 बार सुन लेना, ठीक है, ऑडियो में, तो आप लोगों को बिल्कुल ही दिमाग में ऐसे छप जाएगा कि हाँ ये सब कहानी मुझे बिल्कुल याद हो चुकी है, ठीक है बेटा। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। ये जो पीले कलर्स में, येलो कलर्स में जो हाईलाइट है, केवल उसी को पढ़ना है आप लोगों को,
फिर कंप्लीट हो जाएगा। यह यहाँ कहानी समाप्त हो जाती है। अब यह पढ़ लोगे तो कुछ सवाल हैं, क्योंकि वन शॉट के अंदर हम लोग एमसीक्यू सब्जेक्टिव सवाल सभी हल करेंगे। तो बता सकते हैं आप लोग मुझे, बेटों की मृत्यु के कितने दिन बाद लुटन सिंह की मृत्यु हो गई थी? लुटन सिंह पहलवान के कितने बेटे थे? 2। ये आपसे पूछा भी जाए तो ध्यान रखना, लुटन सिंह पहलवान के 2 बेटे थे, और कितने दिनों के बाद, जैसे ही बेटों की मृत्यु हुई उनके 4 या 5 दिन बाद लुटन पहलवान सिंह की मृत्यु हो जाती। ये ध्यान आपको रखना है। चांद सिंह, यानी जिसे शेर के बच्चे का उपाधि दी गई थी, शेर के बच्चे का जो टाइटल प्राप्त हुआ था, उसके गुरु का नाम क्या था? जो कहां से आया था बेटा? पंजाब से आया था। कहां से आया था? पंजाब से आया था। और कितने दिनों में? मात्र 3 दिनों में अपने आसपास के सभी पठानों, सभी पंजाबी पहलवानों, सभी को पहलवानों को वह हरा चुका था। उसके गुरु का नाम था बेटा बादल सिंह था। ये ध्यान रखना है सभी सवाल आप लोगों को। किस रात लुटन सिंह ने ढोलक नहीं बजाई थी? यानी एक ऐसी रात आई थी जिस दिन लुटन सिंह पहलवान ने ढोलक नहीं बजाई थी। बेटा कौन सी रात थी? जिस रात पुत्रों की मृत्यु हुई, जिस रात महल से आए, जिस रात उसकी मृत्यु हुई, राजा की मृत्यु वाली रात। तो ध्यान रखना, जिस रात पुत्रों की मृत्यु हुई थी उस दिन तो ढोलक बजाई गई थी, ढोलक बजाई गई थी। ये याद रखना है आप लोगों को, बजाई गई थी। क्यों? ये किस लिए याद करना है कि आपसे पूछा, उसी दिन तो कहा गया था कि लुटन पहलवान सिंह का 1.5 हाथ का कलेजा है, 1.5 हाथ का कलेजा उसी दिन कहा गया था, कलेजा है। ये ध्यान रखना है। तो किस दिन? जिस दिन उसकी मृत्यु, जिस दिन लुटन सिंह की मृत्यु हो गई थी उस दिन फिर ढोलक लुटन ही बजाने वाला था उस ढोलक को, तो उस दिन नहीं बजी। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में किसका साम्राज्य था? यानी कि जो वहां गांव में अब बांस फूस की ही झोपड़ियां थी, तो उसमें किसका साम्राज्य का अधिकार था? भूतों का, अंधकार और सन्नाटे का, रात का, या कुत्तों का? तो ध्यान रखना, अंधकार और सन्नाटे का क्या था? साम्राज्य था उसमें। और ध्यान, किसकी आवाज? किसके? सियारों और क्रंदन की। ये याद रखना, सियारों का क्रंदन, सियार रात को जोर जोर से चिल्लाया करते थे, ये ध्यान रखना, उससे भी वो डरा करते थे। कौन आंसू बहा रहा था? अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा, याद है ना, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। इसको हम यहाँ जोड़ देंगे कौन की जगह, तो ध्यान रखना यहाँ पे अलंकार के पूछ लिया जाए कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, तो कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जब किसी भी प्राकृतिक पदार्थ द्वारा मनुष्य जैसा कार्य करवाया जाता है तो वहां पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है बेटा। किसकी आवाज निस्तब्धता को भंग कर रही थी? बच्चों के रोने की आवाज को, सियारों क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज, लेखक की आवाज और कुत्तों का भौंकना। किसकी आवाज निस्तब्धता को भंग, यानी कि जो शांति थी उसको भंग कौन कर, किसकी आवाज कर रही थी? तो सियारों और पेचक की डरावनी आवाज। ये ध्यान रखना, सियारों क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज क्या कर रही थी? उस शांति को, उस निस्तब्धता को भंग कर रही, उस शांति को भंग कर रही थी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? रिपीटेड सवाल है, ध्यान रखना, पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 1-2 सवाल रिपीट इसलिए किया है कि आप लोगों को अभ्यास हो जाए, और ये सवाल बार बार पूछा भी गया एग्जाम में। चांद सिंह कहां से आया था? बता सकते हैं कि चांद सिंह कहां से आया था? पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, श्यामनगर से, हरियाणा से। ध्यान रखना बेटा, पंजाब से आया था। और कितने दिनों में सभी पहलवानों को हरा चुका था? 3 दिनों में ही हरा चुका था। ये भी ध्यान रखना है, बहुत अच्छा सवाल बनता है ये। लुटेन ने युवावस्था में अपने दोनों हाथों को दोनों ओर कितनी डिग्री की दूरी पर फैलाकर चलता था? ऐसे 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 चलता था। तो कितनी दूरी का कोण बनता था? बता सकते हैं आप लोग मुझे? तो ध्यान रखना, मैं बता चुका हूं, 45 डिग्री का कोण बना करता था। राज दरबार से निकलने के बाद पहलवान ने क्या कार्य किया? खेती करने लगा, दुकान खोल ली, नौजवान चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा, कपड़े बेचने। अब जिस इंसान को केवल कुश्ती आती हो वो केवल बेचारा यही करेगा, और तो कार्य में सभी सफल नहीं हो पाएगा, वो दिक्कत यही है। तो नौजवानों और चरवाहों को क्या करने लगा? कुश्ती सिखाने लगा। उस समय कुछ नहीं मिलता था उसे, केवल खाने को मिल जाता था, फिर गाने जब लोगों के पास नहीं था उसे बेचारे कौन देगा, तो वह कुश्ती अपने बच्चों को सिखाने लगा। एक दिन दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो 1-2-4-5 दिन बाद खुद की मृत्यु हो जाती है। लुटेन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को हरा दिया? लुटेन सिंह ने पहले तो चांद सिंह को हराया, उसके बाद किस नामी पहलवान को हराया? तो काला खा को हराया। ध्यान रखना,
कल्लू नहीं काला खा, जो आ अली कहकर सामने वाले प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था। लोगों के अनुसार पहलवान का कलेजा कितने हाथ का था? पहलवान यानी यहाँ पहलवान कौन है, काला खा या चांद सिंह या लुटन पहलवान? तो यहाँ लुटन पहलवान ही इस मुख्य कहानी का क्या है, पात्र है, मुख्य किरदार वही है। तो ध्यान रखना यहाँ लुटन सिंह क्या है। तो लोगों ने कहा जैसे उनके दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है उस रात वह ढोलक भी बजाया। तब लोगों ने कहा कि देखो 1.5 हाथ का कलेजा है। पहलवान की ढोलक कहानी कैसी है, ये सवाल गजब का, ये तुम्हें भीड़ से अलग करेगी, ध्यान रखना है। तो ये है आंचलिक कहानी है। अंचल धन इक, यहाँ उपसर्ग मूल शब्द प्रत्यय पूछ लिया जाए तो अंचल धन इक जब बना हमारा आंचलिक, ध्यान रखना। ये भी देखो चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है। देखो आप लोग क्लास 12th के बाद आप लोगों को पता ही है आपको एग्जाम देना होगा। किसका एग्जाम देना होगा आप लोगों को? सीयूटी का एग्जाम देना होगा। अब सीयूटी का एग्जाम देना होगा तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ये थोड़ा 24 कर लेना बेटा, ये गलती से 23 हो गया, ठीक है, ये देख लेना एक बार। अब फणीश्वर नाथ रेणु के उस उपन्यास का नाम बताइए जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जो अब ये देखो ये सवाल ये सीयूईटी के लिए है। किसका है? सीयूईटी के लिए सवाल है बेटा। अब सीयूईटी 2024 में, सीयूईटी 2024 में यदि आप लोगों को 200 में 200 नंबर प्राप्त करना है तो बेटा आप लोगों को है ना ये सब चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। यहाँ से जो पाठ का सार है जो मैंने पढ़ा है वो भी, और ये भी आपसे पूछा जाता है फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी जो 1954 में हुई प्रकाशित हुई जिसका नाम क्या था? मेला आंचल था बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का निधन कब हुआ था बता सकते हैं आप लोग? कि जो ये रेणु साहब हैं, अब ये सवाल और ये सवाल ये सीयूटी के लिए जबरदस्त बनते हैं, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। हाँ सीयूटी 2024 के लिए 23 गलती से हो गया है, पता नहीं हो गया गलती से, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो कब हुआ? 11 अप्रैल 1977 को, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है बेटा। काला खा क्या कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था? काला खा जिसे दूसरे नामी पहलवान को, जिसे पहला नामी पहलवान चांद सिंह था, दूसरा नामी पहलवान काला खा था, जो आ अली कहकर प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था। आली नहीं आ अली, इस प्रकार से। लुटन सिंह ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था? इन लुटन सिंह ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में? तो श्यामनगर है क्या कहीं? ये रहा, श्यामनगर में मेला देखने गया था और वहां जैसे ही ढोलक की आवाज दी तो उसमें दूध तो पीता था, अट्ठा खट्टा तो था ही वो, और ढोलक की आवाज दी, जोश आ गया, जोश आते चांद सिंह को उसने बिना सोचे समझे चुनौती दे डाली थी। लुटन सिंह ने किस नामी पहलवान को हरा दिया था? तो नामी पहलवान काला खाई आ रहा है यहाँ पे, रिपीट है, ध्यान रखना, और अच्छा सवाल है, रिपीट में 2-4 सवालों क्या है, कुछ सोच समझ करके। लुटन पहलवान दंगल देखने कहाँ गया? श्यामनगर में, श्यामनगर में चांद सिंह को हराया था, ये भी ध्यान रखना है। पहलवान किसे अपना गुरु मानता है? लुटन पहलवान सिंह अपना गुरु किसे मानता था? तो वो ध्यान रखना है आप लोगों को, ढोलक को मानता था, ध्यान रखना। राजा श्यामानंद को नहीं मानता था, वो ढोलक को मानता था। जब उनके बेटे पूछते हैं कि पिताजी आपका गुरु कौन है, तो वो कहता है कि मेरा गुरु कोई इंसान नहीं है, ये सिर्फ ढोलक है। और आपसे ये पूछा जाए कि राजा श्यामानंद के जब राजा उसे रखता है तो लुटन पहलवान से अपने घर में से क्या ले जाता है? अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने ढोलक को ले आता है। और जब विलायत से राजा आ जाता है तो उस समय भी जब उसे निकाला जाता है तो वह राजा के घर से क्या लेकर आता है? महल से केवल अपनी ढोलक ही लेकर आता है अपने पुत्रों के साथ में। पहलवान को किसने रेशमी जांगिया दिया था? तो ध्यान रखना, राजा श्यामानंद ने दिया था रेशमी जांगिया। और कब पहनता है बता सकते हैं आप लोग? मुझे बताइए जल्दी से कि राजा श्यामानंद द्वारा दी गई रेशमी जांगिया को लुटन पहलवान सिंह किस दिन पहनता है? उस दिन पहनता है जिस दिन उनके बेटों की मृत्यु हुई थी। तो जैसे ही सुबह हुई तो अपनी रेशमी जांगिया पहन करके दोनों बेटों को नदी में बहाया था, उस दिन पहनता है, ठीक है। ये कुछ सवाल थे हमारे एमसीक्यूज। अब आते हैं लेटर राइटिंग क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है। किस कहानी के किस किस मोड़ पर लुटन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? यानी कब कब क्या क्या परिवर्तन आए लुटन के जीवन? देखो जब वो 9 वर्ष का था तो उसके माता पिता का देहांत हो गया। आपको पता है जब 9 वर्ष का बच्चा थोड़ा बहुत तो समझ जाता है, तो
बचपन में अनाथ हो जाना, बचपन की खुशियां लुट जाना, सास को गांव के लोगों द्वारा परेशान करना जिससे उसका मन बदला लेने के लिए पहलवान बनना। अब सास को अपनी जैसे सासू का पालन पोषण करती थी तो गांव के लोग उसे चिढ़ाया करते थे। अब चिढ़ाते थे तो वह उनसे बदला लेने की कोशिश में था, तो इसलिए वह पहलवान बना। ढोलक को अपना गुरु समझना, यह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में। पत्नी की मृत्यु का दुख सहना और 2 छोटे बच्चों का भार संभालना। कहने का मतलब क्या है बेटा, देखो ध्यान से, दोनों बेटों को जन्म देते उनकी पत्नी परलोक से दार गई थी। यह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। ठीक है, हाँ। चांद सिंह को कुश्ती में हराने के बाद राजा का राजदरबारी बनना। सबसे बड़ा कहते हैं ना, यदि मैं कहूं कि लुटेन सिंह पहलवान की पूरी कहानी में जो खुशी का दिन था, इससे बड़ा खुशी का दिन नहीं आया उसके जीवन में। 15 वर्ष राजा की छत्र छाया में, ये जो अब वो जितने भी साल जिया, 15 वर्ष तक उसका जीवन था वो खुशी से रहा। उसके अलावा सारा जीवन वह दुखी में बिताना। परंतु राजा के निधन के बाद उनके पुत्र सहित राजमहल से निकाला जाना, 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पना, बहुत बड़ा परिवर्तन है भाई। फिर भी वह हिम्मत करके गांव के बच्चों को फ्री में सिखाता वो कुश्ती। उसके बाद भी गांव के बच्चों को फ्री में पहलवानी सिखाना, लेकिन कुछ दिनों बाद केवल अपने दोनों बच्चों को ही पहलवानी सिखाना। क्यों? जब लोगों के पास खाने का ही नहीं था, गांव के लोगों के पास, तो अब पहलवानी सिखाकर क्या करेंगे? वो कहता है जब खाने को नहीं मिला तो पहलवानी सिखाकर क्या करेंगे, क्योंकि जब पहलवान ही भूखा मर रहा है तो बच्चों को सिखाने से क्या फायदा। अपने दोनों बच्चों की मृत्यु का असहनीय दुख सहना। जब एक बात सोचो, एक पिता अपने दोनों बच्चों को उनको भूख से तड़पता हुआ देखकर और उनका मर जाना। हेजे और मलेरिया जैसी बीमारी के समय अपने ढोलक के द्वारा लोगों के मन में उत्साह का संचार करना। अब ये देखो कितनी बड़ी बात है, लोगों के लिए जीना, खुद के लिए नहीं। उसको पता था कि मेरे जीवन में और पुत्रों के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह पूरी रात ढोलक बजाया करता था कि मेरे गांव के लोग सुरक्षित रहें। और गांव के लोग सुरक्षित कैसे रहते थे कि जैसे वो ढोलक बजाता था तो पूरी रात उनकी आंखों के सामने, लोगों की आंखों के सामने एक दंगल रहा करते, जैसे पूरी रात गुजर जाया करते थे। लुटेन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? वो इसलिए कहा कि बेटा, कि जब वो है श्यामनगर के मेले में गया था तो लुटेन उसका साथ किसी ने नहीं दिया, किसी दर्शक ने नहीं दिया। बाद में तो कहते हैं ना, जीतने के बाद में तो फिर सभी साथ दे देते हैं। कहते हैं ना, दुख में तो कोई साथ नहीं दे, दोस्त वही होता है जो दुख में साथ दे। और जब कामयाबी प्राप्त हो जाती है ना, तो दुश्मन भी दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा होता है इस जीवन में भी। तो पहलवान का जीवन साथी ढोल ही था, हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि वह ढोल को अपना गुरु मानता था और एकलव्य की तरह ढोल की आवाज का अनुसरण करता था। जब वह चांद सिंह से कुश्ती लड़ रहा था तब केवल ढोल ही उसका साथ दे रहा था, और अंत में जीत प्राप्त करने के बाद सबसे पहले ढोल को ही वह प्रणाम करता है, क्योंकि जैसे जीतने के बाद गुरु को प्रणाम करते हैं तो वह अपना गुरु ढोल को ही मानता था, ढोलक को ही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ढोल को ही वह अपना गुरु मानता था। उसने अपने बेटों को शिक्षा देते समय भी यही कहा था कि मेरा गुरु सिर्फ ढोल है और कोई नहीं है। ढोल लेकर वह राज दरबार में गया था। ढोल बजाकर ही वह अपने अखाड़े में बच्चों को कुश्ती के गुर सिखाता था। ढोल से ही उसने गांव वालों को महामारी के समय संजीवनी शक्ति प्रदान की थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसका ढोल उसके जीवन का सहारा अर्थात जीवन साथी था। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुटेन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? क्योंकि एक तो हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियां फैली हुई थी, घातक बीमारियां फैली हुई थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, सियारों और पेचक की डरावनी आवाज। ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि ठंडी हवा में सरसराती हवा आ रही थी, क्योंकि बांस फूस की झोपड़ियों में रह रहे थे, फिर भी हवा अंदर तक जा रही थी। अब उनसे जीवित रखना लोगों को एक बहुत बड़ा परोपकारी का कार्य है। गांव में फैल रही महामारी और जाड़े के दिनों में निराशाजनक माहौल के समय तथा ऐसे दुख के समय में पहलवान की ढोलक निराश गांव वालों के मन में संजीवनी शक्ति प्रदान करती थी।
ढोलक उन्हें महामारी से लड़ने की प्रेरणा देती थी। इसलिए पहलवान बेटों की मृत्यु के बावजूद लुटन पहलवान महामारी को चुनौती देते हुए अपने बेटों को दुख कम करने और गांव वालों को लड़ने की प्रेरणा देने के लिए ढोल बजाता रहा। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? संजीवनी शक्ति की तरह मौत से लड़ने की प्रेरणा देता था। महामारी से जूझते हुए लोगों को ढोलक की आवाज संजीवनी शक्ति की तरह मौत से लड़ने की प्रेरणा देती थी। ढोलक की आवाज जवान बूढ़े बच्चों की शक्तिहीन आंखों के सामने दंगल का दृश्य उपस्थित कर देती थी, जिससे उनकी भयंकर रात कट जाती थी। उस समय वे मृत्यु से नहीं डरते थे। इस प्रकार ढोलक की आवाज गांव वालों को मृत्यु से लड़ने की प्रेरणा भी दिया करती थी। क्यों? क्योंकि उनके सामने दंगल दिखाई देता था। जब ढोलक की आवाज बजेगी मतलब दंगल। इस प्रकार से महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता? देखो सूर्योदय सूर्यास्त में, देखो सूर्योदय जैसे ही होता तो प्रत्येक लोग अपने अपनी झोंपड़ी से निकल करके एक दूसरे के पास जाते, कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, दुख आता है फिर सुख आएगा उसके बाद में। ये तो एक जीवन का भी दुख सुख आना एक कहते हैं ना कि जीवन में जब दुखी ना आए तो ऐसा जीवन ही क्या। तो दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। फिर कहते हैं कि एक दूसरे को सांत्वना देते थे, कोई बात नहीं आज नहीं तो कल अच्छा दिन तो आएगा। मतलब डरते सब थे लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को सांत्वना ऐसे देते रहते थे, खुशी से रहा करते थे वो एक दूसरे के पास बैठ करके। और जैसे सूर्यास्त होता वही लोग जो एक दूसरे को सांत्वना देते थे कि धैर्य रखो, ये दुख के दिन है कट जाएंगे, सुख के दिन भी आने वाले हैं, वही लोग डर करके अपनी झोपड़ी में बिदक कर बैठ जाया करते थे। बिदक कर नहीं, डर के मारे बेचारे। और यहाँ तो एक बात ये भी आई है कि एक माँ अपने बच्चे को तड़पते हुए मरते हुए भी देख रही थी। क्यों? क्योंकि वह सोच रही थी कि यदि मैं इसे बचाऊंगी तो मेरा दूसरा तीसरा जो बेटा है वह भी मारा जाएगा। तो वह भी कुछ नहीं कर पा रही थी उस समय। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही अंतर होता था, क्योंकि सूर्योदय के समय लोगों के चेहरे पर खुशी दिखती थी, लोग एक दूसरे को सांत्वना बंधाते रहते थे। परंतु सूर्यास्त होते ही सारा परिदृश्य बदल जाता था, क्योंकि लोगों के चेहरे की चमक डर के मारे चली जाती थी। लोग अपने घरों में दुबक कर चुपचाप बैठ जाते थे। यहाँ तक कि माताओं का जो बच्चों के प्रति जो स्नेह होता वह भी गायब हो जाता है। वे अपने दम तोड़ते हुए बच्चों को बेटा बेटी भी नहीं कह पाती थी। इस समय में केवल पहलवान की ढोलक की आवाज सुनाई देती, वही उन्हें जीने की प्रेरणा देती रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट है कुश्ती या दंगल। पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा और लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति में अब क्यों नहीं रही? क्योंकि खेल बदल गए हैं। इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली? बैडमिंटन, क्रिकेट, साइकिलिंग आदि ने ले ली। कुश्ती को फिर से लोकप्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जाएं? भाई सबसे मैं तो एक ही बात कहूँगा कि सबसे अच्छा उदाहरण है कि जैसे अब कुश्ती प्रो लीग चल रहा है ना, ऐसा प्रत्येक गांव में एक ऐसा लीग होना चाहिए छोटा मोटा। सरकार को भी एक ऐसा कुछ करना, एक योजना ऐसे चलानी चाहिए कि गांव के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के बच्चे धीरे धीरे खेल के प्रति सजग रहें और एक नई नई प्रतियोगिता स्टार्ट करते रहे। साथ में एक दंगल मूवी और आई थी आमिर खान की, वो भी वो देखें। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं रही? ऐसी स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि अब पहले की तरह राजा नहीं रहे जिनका ये प्रिय खेल हुआ करते थे। अब भी शासन करने वाले राजाओं के रूप में नेता हैं, लेकिन उनके मनोरंजन साधन अलग हैं, इसलिए ऐसी स्थिति नहीं है। इनकी जगह अब किन खेलों ने ले ली? कुश्ती या दंगल जैसे खेलों की जगह अब अनेक आधुनिक खेलों ने ले ली, जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, फुटबॉल आदि ने। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कुश्ती की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। साथ ही दंगल जैसी फिल्मों को देखकर भी कुछ नए कदम उठाए जा सकते हैं। बात सही है, क्योंकि लड़के कुश्ती नहीं, लड़कियां भी। कहते हैं ना कि हमारी छोरियां छोरों से कम है, कि ये एक डायलॉग था, उसमें ध्यान रखना। इसके साथ साथ पहलवानों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ मीडिया का भी सहारा लिया जा सकता है। पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया, यानी कि जिन प्राकृतिक पदार्थों द्वारा मानव जैसा कार्य करते हुए दिखाया जाता है बेटा, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है।
पाठ में ऐसे अंश चुनिए जिनका आज से स्पष्ट कीजिए। अंधेरी रात चुपचाप, कहाँ कहाँ मानवीकरण अलंकार है, देखो अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, मानवीकरण अलंकार। अन्य तारे उसकी भावुकता तथा अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। क्यों? जब कोई गांव का नौजवान कहता कि मैं अब शहर में जाऊंगा और कमा कर लाऊंगा वहां पर और मैं अपने माता पिता को वहीं लीन जाऊंगा, तो वह जाता और फिर लोग उसे कहते हैं ना कि खुद भी सफल नहीं होते हैं और दूसरों का मनोबल भी नहीं बढ़ाते हैं, तो कहते हैं देख ये क्या जाएगा, वहां जाएगा फिर वापस आएगा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे वैसे कहते हैं, उसका मनोबल गिरा दिया करते थे। तो वही बात यहाँ है। ढोलक नहीं बोली और पहलवान की मृत्यु हो गई, मतलब ढोलक नहीं बोली मतलब क्या हो गया कि पहलवान मर चुका था। आदि अनेक ऐसी पंक्तियां जहां प्रकृति का क्या हुआ है, मानवीकरण हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारी कहानी जिसका नाम है पहलवान की ढोलक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो प्यारे बच्चों, अब आप क्या है, अब फिलहाल वर्तमान में क्लास 12th का एग्जाम देंगे, ठीक है। एग्जाम देने के बाद में आप लोगों को CUET 2024 का एग्जाम देंगे ना, CUET का एग्जाम देंगे या नहीं देंगे, देंगे ना। अब आप लोगों को एग्जाम देना है तो आप लोगों को दोनों की तैयारी फर्स्ट क्लास करनी है। अब यदि आप संघर्ष बैच से जुड़ते हैं तो भी आप लोग इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होता है। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप CUET हिंदी मीडियम चैनल पे जाकर के वहां जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम से हैं तो वहां पर भी आप न्यू बैच जो भी स्टार्ट हो रहा है या वहां तो आप महापैक से भी जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छा फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। तो देखो बच्चों, अब ये कहानी हमें क्या क्या शिक्षा देती है। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करना। देखो लेफ्टिनेंट पहलवान सिंह ईमानदार था, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि 15 वर्ष किसी राजा के छत्र छाया में रहे वो और फिर कुछ धन इकट्ठा नहीं कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात, लोगों को फ्री में, बच्चों को जो गांव के उनको फ्री में कुश्ती सिखाया करता था, मतलब वो कहते हैं ना कि उसमें कोई लोभ लालच नहीं था। तो आपको वैसा नहीं करना, आपको धैर्य के साथ ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है। तो फिर मैं नहीं मान सकता कि आप लोग अब की बार CUET में और प्लस क्लास 12th में अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर सके। अब की बार क्लास 12th में हमें 95% से अधिक अंक प्राप्त करना है और CUET में हमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल प्राप्त करना है प्यारे बच्चों। तो अभी से ईमानदारी से मेहनत करो तो ऐसा 100% होने वाला है। यदि आप ईमानदारी से धैर्य के साथ पढ़ाई करते हैं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो जिसमें आप सफल न हो, प्रत्येक एग्जाम में आप सफल होंगे प्यारे बच्चों। तो और टेंशन नहीं लेनी है, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ो मनोरंजन के साथ में। कहते हैं ना कि 1 घंटा पढ़ो 2 घंटा पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, वो तो आप लोग सक्सेस अवश्य होंगे एक दिन, क्योंकि हमें एक अच्छा नागरिक बनना है। तो कहते हैं ना कि चिरागों से घर रोशन नहीं होते, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। तो हमें शिक्षा से हमारे घर रोशन करना है। फिर तो आपको पता ही आगे क्या होने वाला है, दुख होगा सुख होगा वो भगवान के ऊपर निर्भर करता है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमारा काम है कर्म करना और कर्म करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है और पढ़ाई करते रहना है। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कितना समझ में आया कितना नहीं आया ये सब मुझे आप बताएंगे, यहाँ से समझ में आ चुका है यस या नो में मुझे आंसर देना है, क्योंकि कमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको लिखने में मज़ा आता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। जिसमें मज़ा आता है वो कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। तो कहते हैं ना कि मनोरंजन के साथ पढ़ाई करेंगे तो फिर मज़ा ही मज़ा है लाइफ में भी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों आज के सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर है जिसका नाम है सीरीज के फूल। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत हम लोग पहले तो हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे समझते हुए, उसके बाद हम लोग कुछ MCQs और डेस्क्रिप्टिव सवालों के साथ में हम लोग इसे फिनिश करेंगे। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए। आप सभी का स्वागत करने के लिए हमेशा की तरह रोजाना की तरह आपका होस्ट आपका दोस्त राजेंद्र सर हाजिर हो चुके हैं। तो जल्दी से आप लोग आइए और जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे क्या आपको आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो यस या नो में जल्दी से आंसर दो और आने के बाद में जैसे आंसर दे दो उसके बाद आप लोगों को शेयर करना है और लाइक करना है, क्योंकि जो मुहिम हम लोगों ने चला रखी है कि 200 में 100% मार्क्स प्राप्त करने की और CUET में 200 नंबर प्राप्त करने की, उसे हम लोग तभी पूरा कर सकते हैं तब आप लोग मेरा साथ देंगे और शेयर ज़्यादा आप लोग करेंगे।
तो जल्दी से एक बार आ जाइए, जुड़ जाइए और कमेंट करके बताइए मुझे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज के फूल जो चैप्टर है हमारा। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। आ गए सभी? देखो एक सवाल तो यही आ जाएगा कि सीरीज के फूल गद्य विधा में है, सीरीज के फूल गद्य विधा में है, तो गद्य विधा में क्या है सीरीज के फूल, बता सकते हैं आप लोग मुझे? गद्य विधा में क्या है? एक निबंध है, लेकिन निबंध भी कैसा है प्यारे बच्चों? एक निबंध है और वो भी कैसा है, मैं आप लोगों को बता दूं, वह भी एक ललित निबंध है। कैसा है? एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है गद्य विधा में, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और एक सवाल ये पूछा जाएगा कि सीरीज के फूल किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो ध्यान रखना है कल्पलता से लिया गया है। आप लोगों से पूछा जाए कि सीरीज के फूल या कल्पलता के रचनाकार कौन है, तो आप लोग कहेंगे अजहरी प्रसाद द्विवेदी। सीरीज के फूल लिखा किसने? अजहरी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये जितने भी सवाल 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों सवाल कक्षा 12th के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है, ये लिटरेचर के सवाल बनते हैं और ये महत्वपूर्ण है किसके लिए? CUET 2024 के लिए। तो हम लोगों को ऐसा नहीं क्लास 12th ही पढ़ना है, साथ साथ में हमें CUET 2024 की तैयारी करनी है। तभी तो हमारी यह मुहिम जो है कि CUET में 2024 में 200 में 200 नंबर हिंदी में, और क्लास 12th में हिंदी विषय में 95% से अधिक अंक हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो सीरीज का फूल है, यह जो निबंध लिखा अजहरी प्रसाद द्विवेदी जी ने, यह तो मैं बता चुका हूं कि यह कल्पलता संग्रह से लिया गया है। अब जैसे ही हम लोग इस सीरीज के फूल चैप्टर को पढ़ते हैं, तो इसमें सीरीज का फूल है वह तपती दोपहरी में भी, गर्मी में, लू आंधी तूफान सब में वह खड़ा रहता है डट करके, अवधूत की भांति, अवधूत की तरह। फिर भी वह अपना कार्य है वो करता रहता है, वायुमंडल से रस खींच करके वह फूलों को, मतलब जो भी फूल आता है वह खिलता रहता है, चाहे लू हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, वर्षा, कैसा भी मौसम हो। और जैसे ही हमें सीरीज के गुणों के बारे में अजहरी प्रसाद द्विवेदी जी हमें बताते हैं, तो हमें याद आती है एक महान विद्वान, महापुरुष जिनका नाम है महात्मा गांधी जी। जिस प्रकार वो प्रत्येक आंदोलन में अपने भारत देश को आजाद कराने के लिए डटकर खड़े हुए थे, ऐसा ही ये सीरीज का फूल है। इसकी डालियां तो होती तो कमजोर हैं, लेकिन जो फूल आता है वह फूल तब तक नहीं हटता वहां से, तब तक कोई दूसरा फूल आकर के उसे हटा नहीं देता है। तो इसी प्रकार इस चैप्टर से हमें एक शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? कि प्यारे बच्चों, अपना काम है कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करनी, हमें क्या होगा क्या नहीं आगे का कोई मतलब नहीं, लेकिन ईमानदारी के साथ डट करके अच्छे से पढ़ाई करना है, धैर्य के साथ में। तो आप लोगों द्वारा जो लक्ष्य लिया गया है वो हमेशा हमेशा सफल होगा। तो देख लेते हैं हम लोग, एक बार सारांश पढ़ते हैं कि यह ललित निबंध सीरीज के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। इसमें लेखक आंधी, लू, गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की भांति, यानी कि सन्यासी की भांति, अविचल, जो हिलता नहीं है, जो चलता नहीं है, मतलब वहीं डटा रहता है, होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे सीरीज के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा, यानी कि जीने की इच्छा, और वो भी कैसे? अजय रहने की, यानी कि हमेशा जीवित रहने की इच्छा, और तुमुल कोलाहल के कलह के बीच धैर्य पूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने का महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। चिंता करने से क्या होगा भाई? कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं आप लोग, धैर्य के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से लू, आंधी, प्रचंड गर्मी में भी ये सीरीज का फूल तपती गर्मी में भी खिलता रहता है, वायुमंडल से रस खींचता रहता है, तो आप भी ऐसे ही, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, पढ़ना है तो पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर देखो आप लोग किस प्रकार से चमकते हो हीरे की तरह, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस जगह पे आप लोग पहुंच गए, कितने बड़े इंसान आप लोग बन गए हैं। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे ध्येय बल के ऊपर आत्म बल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद
हो आते हैं, यानी कि देह बल पर आत्म बल का महत्व, यानी कि शरीर देह यानी शरीर के बल पर आत्म बल का महत्व सिद्ध करने के लिए विभूति महात्मा गांधी जी की याद हमें आ जाती है। जिस प्रकार वो अपने देश को आजाद कराने के लिए प्रत्येक आंदोलन में मजबूताई से सबसे आगे खड़े रहते, चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कैसी परिस्थिति हो। आपको तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको तो बस धैर्य के साथ में रोजाना पढ़ाई करना है। वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जार बूंदा ने स्टार्ट स्टम जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है तो शिरीष का फूल क्या होता है, कोमल होता है, उसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं वो बताता है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर उसे भेद कर, फिर उसे अट करके उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। यानी कि यहाँ पे मध्यकाल की जो या उस समय की जो संस्कृति थी उसको भी वह हमारे सामने उकेरता है। किस प्रकार के लोग रहते थे, किस प्रकार के कौन कौन से पौधों की पूजा करते थे, किस प्रकार के पेड़ों की पूजा करते, किस प्रकार संस्कृति रहती थी। आज धीरे धीरे वो सब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, समाप्त होता हुआ जा रहा है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही सीरीज को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है। यानी कि अशोक के फूल की पूजा किया करते थे लेकिन अब धीरे धीरे उसको भूलते जा रहे हैं, जिस प्रकार सीरीज के फूल को भूल गए हैं। आहत यानी दुखी हैं, और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है, इसीलिए उन्हें एक सच्चे कवि का दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। उसके अनुसार योगी की अनासक शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। यानी कि जो अच्छा कवि, सत्य यानी अच्छा, इसका टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सत्यधन कवि। यानी कि एक अच्छा कवि होने की एकमात्र शर्त क्या है कि अनासक्त सुनने और प्रेमी की सरस पूर्णता, यानी किसी भी प्रकार के लोभ लालच में न आकर, किसी के ऊपर आसक्त न होकर के फिर यदि कार्य किया जाता है तो वह एक कहते हैं ना कि सत्यता तक पहुंच जाता है, वह अपना कार्य कर लेता है। तो एक अच्छा कवि वही है जो अनासक्त सुनने था, किसी पर भी आसक्त न हो। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता रहता है। और ऐसा ही हमें कोई भी इंसान आज मिल जाता है जिस प्रकार से कि किसी भी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, ये पारिवारिक जीवन में जियोगे तो समस्या तो आएंगी। अब आप उन समस्याओं से डर करके आगे भागेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, उन्हें धैर्य के साथ निभाना होगा। वैसे ही है, कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे प्रत्येक टीचर से आप पास पहुंचो या उनसे कमेंट के द्वारा कैसे भी पहुंचना है आपको और उस समस्या का समाधान करना है, उसे भागना नहीं है। सीरीज के पुराने फलों के अधिकार लिपसुखड़ खराहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें दकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज, राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है और साथ में स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। यानी कि सीरीज का फूल चाहे वो सूख जाए लेकिन खड़खड़ाहट होते हुए अपनी खुशबू तो बिखेरता ही रहता है, वो खिलता तो रहता ही है तब तक कोई नया फूल आकर उसे धक्का नहीं दे दे। जिस प्रकार से राजनीति होती है ना, राजनीति चस्का एक ऐसा होता है कि जब तक कोई नया नौजवान उससे अच्छा कार्य करने वाला तब तक नहीं आता है, तब तक राजनीति में कोई भी वृद्ध व्यक्ति जाने की कोशिश नहीं करता है कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब तक कोई युवा आकर उसे धक्का नहीं दे दे तब तक वह नहीं हटता, वहां से नहीं जाता। उसी प्रकार सीरीज के फूल के बारे में बताया गया है कि तब तक डटे रहो जब तक तुम्हें कोई आकर कोई धक्का न मारे। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड यानी गन्ने की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों में शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा में मधुरस से युक्त, जिस प्रकार एक गन्ने के रस में रस होता है उसी प्रकार सीरीज के फूल में रस बताया गया है। रस यानी कि वो चमकता हुआ रहता है, हमेशा खिलता हुआ रहता है। सॉरी बेटा, यह हर तरह से आस्वाद और प्रयोजनीय है। इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है, आस्वाद और प्रयोजनीय है, यानी कि एक न कोई कारण जरूर है। अब देखो जो मूल पाठ है इसमें मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ सफेद शब्द दिखाई दे रहे हैं, कुछ पीले कलर्स में शब्द दिखाई दे रहे हैं,
तो जो पीले कलर्स में ना, येलो कलर्स में जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, उनको तो आप लोगों को अवश्य पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपका कोई भी सवाल, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे आपका सब्जेक्टिव हो, वो प्रत्येक सवाल यहाँ से आपको मिल जाएगा, 100% है। तो देखो, सीरीज के अनेक पेड़ हैं, लेखक जहाँ ये पाठ लिख रहा है, ये लेख निबंध लिख रहा है, वहाँ बहुत सारे सीरीज के पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में भी, यानी कि, और यहाँ पे इस चैप्टर में ना कबीरदास अनासक्त कवि, कालिदास अनासक्त कवि के बारे में भी यहाँ बताया गया है। तो जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ, उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज की अनेक पेड़ है। जेठ माह, जेठ क्या होता है? ज्येष्ठ, ये भारतीय महीनों के नाम है 12, याद है ना? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन। जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शीर्ष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। यानी जेठ, जब जेठ होता है ना, तो उस समय बहुत ही भयंकर लू चलती है और धूप होती है। उस समय भी शीर्ष का फूल, अग्निकुंड यानी कि आग बरस रही है आसमान से, फिर भी शीर्ष का फूल खिल रहा है। कर्णिकाल और आरागवद, ये ध्यान रखना, आरागवद किसको कहा जाता है? अमलतास को, की बात मैं भूल नहीं रहा हूं, वे भी आसपास बहुत है। यानी कि जहां ये कवि लिख रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, शीर्ष के पेड़ों के साथ साथ में कर्णिकार और आरागवद यानी अमलतास के भी पेड़ हैं। शीर्ष के साथ साथ आरागवद की तुलना नहीं की जा सकती, यानी कि शीर्ष के साथ आरागवद यानी अमलतास की तुलना नहीं कर सकते। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है। आरागवद जो होता है, अमलतास जो होता है, वो केवल 15 से 20 दिन ही फूलता है। बसंत ऋतु के पलाश की भांति तरह, यानी बसंत ऋतु के पलाश का जो फूल, जो पलाश होता है, वह बसंत ऋतु में खिलता है। इसलिए हम लोग कवि कह रहे हैं कि शीर्ष के फूल से इनकी तुलना हम लोग नहीं कर सकते। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यानी जिस प्रकार से कबीरदास को 15 दिन के लिए खिलो, उसके बाद फिर समाप्त हो जाओ, तो कबीरदास को भी ऐसा कभी कोई पसंद नहीं था। इसी प्रकार इनको भी पसंद नहीं है। यह भी क्या कि 10 दिन फूले फिर खंकड़ के खंकड़, दिन 10 फूला फूल के खंकड़ भया पलाश, ऐसे दुमदारों से वे लंडोरे भले। यानी कि ऐसा क्या, 10 दिन फूल करके फिर आप पूरे वर्ष आप खंकड़ जैसे पड़े रहो, ऐसा भी क्या फूलना फिर उसे। वो जो कबीर जी को पसंद नहीं था, मुझे भी पसंद नहीं है। फूल है शीर्ष, फूल तो शीर्ष है। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। जैसे वसंत आता है, वसंत ऋतु आती है, वह खिलना शुरू हो जाता है और आषाढ़ तक बना रहता है। यानी वसंत से खिलना और आषाढ़ तक बना रहना, देख लो। अब आप भरे भादों में भी निर्घात फूलता और भाद्रपद महीने में भी बिना किसी घात के फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शीर्ष कालजयी अवधूत की भांति, यानी कालजयी यानी काल को जीतने वाला, कभी हारने न वाला सन्यासी की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। कहता है, जिस प्रकार से मैं शीर्ष का फूल बिना किसी हार के हमेशा अजय रहते हैं, काल को मैं जीतता ही रहता हूं, चाहे कैसी भी आंधी हो, चाहे तूफान हो, एक सन्यासी की भांति मैं हमेशा आपको जीवित रखने का एक मंत्र देता रहता हूं, प्रचार करता रहता हूं। शीर्ष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं, ये ध्यान रखना। शीर्ष की वृक्ष की विशेषताएं पूछे तो शीर्ष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की 4 दीवारी के पास लगाया करता, उसमें से एक शीर्ष भी है। यानी कि भारत के जो अमीर लोग होते हैं ना, वो मंगल अच्छा कहते हैं ना कि ये वृक्ष अच्छे होते हैं अपने लिए, लोगों के लिए कुछ समस्याएं नहीं आती हैं, तो और भगवानों का वास होता है। तो उन वृक्षों में एक शीर्ष का फूल भी वे लोग लगाया करते थे अपनी वृक्ष वाटिका में। व्रत संहिता कि ये एक ग्रंथ है जो वराहमिहिर ने लिखा था, शायद में भी। अशोक अरिष्ट पुनांग शीर्ष के छायादार और घनमृषण हरित मां से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। ये पेड़ों के नाम है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया, एक वात्स्यायन का ग्रंथ है कामसूत्र, उसमें बताया गया है क्या कि वाटिका की सघन छायादार वृक्षों की छाया में भी झूला, पंखा, धोला लगाया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला, पंखा, धोला भी लगाया जाना चाहिए, एक वृक्ष का नाम है।
बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शीरीष भी क्या बुरा, डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है। यानी कि शीरीष के जो पेड़ है उसकी डालियां जरूर ही कुछ कमजोर होती हैं। शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया, ये ध्यान रखना, संस्कृत साहित्य में शीरीष का फूल बहुत ही कोमल माना गया। कालिदास ने यहाँ शुरू में प्रचार किया होगा क्या कि शीरीष फूल पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल ही नहीं। कहने का मतलब क्या है, केवल भौरों का ही वजन वो सह सकता है, पक्षियों का बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकता, इतनी कमजोर डालियां होती हैं। शीरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है और वह भूल है। यानी कहता है वो, कोई कवि सोचता है ना कि मेरा सब कुछ कोमल है, तो वह क्या है, वह भूलता जा रहा है, यह उसकी भूल है, यानी उसकी गलती है, गलती से भूल रहा है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपने स्थान नहीं छोड़ते। कहने का मतलब क्या है, डालियां कमजोर होती है लेकिन फूल इतने परिपक्व होते हैं कि जब तक नया फूल आके उसे हटा नहीं देता तब तक वो बना रहता है। कब से कब तक, वसंत ऋतु से लेकर के आषाढ़ तक फलता फूलता रहता है, और भादवे तक भी वो फलता फूलता रहता है। जब तक नए फल पत्ते मिलकर दखिया कर उन्हें दबहार नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं। वही राजनीति वाली बात है, बड़े बूढ़े राजनीति लोग जब तक नहीं हटेंगे, जब तक कोई युवा आकर के उन्हें हटा नहीं देता। कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो भी चीज आप लोग पढ़ते हैं तो उसे आप लोग मेहनत के साथ में, यदि आप लोग अच्छे से उसे आप लोग पढ़ते हैं तो कोई भी समस्या कभी भी नहीं आएगी आप लोगों के लिए। तो यहां जो सीरीज के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि हमें ईमानदारी के साथ में धैर्य को जोड़ते हुए हमें पढ़ना है, तब तक जब तक हमारा उद्देश्य पूरा न हो जाए। ठीक है। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्तर से मर्यादित मरमरित होती रहती हैं, तो सीरीज के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते, और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। यानी कि सीरीज के फूल से उनकी तुलना करते हैं राजनीति लोगों से, बताया ना अभी, जब तक नहीं हटते जब तक उन्हें नए लोग आकर धक्का देकर नहीं निकालते। जरा और मृत्यु ये दोनों जगत के अपरिचित और अति प्रामाणिक सत्य है, ये ध्यान रखना। जरा और मृत्यु यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये एक सत्य बात है, इनसे कोई जुटला नहीं सकता। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो जरा, जो बरा सो बुताना। इस पंक्ति को याद रखना, पूछा जा सकता है पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। भोले हैं वे, यानी वे लोग भोले हैं जो ये सोचते हैं कि हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी, काल देवता की आंख से हम बच सकते हैं। ऐसा कभी हो सकता है नहीं, क्योंकि जरा और मृत्यु सत्य की ये दोनों चीजें परिपक्व हैं और सही हैं, आप इसे जुटला नहीं सकते हैं। दुख हो या सुख हो वह हार नहीं मानता। कौन? शिरीष। न उद्योग का लेना न मादों को देना, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, अपना कार्य करो और बाहर में जाए जनता, सीधी सी बात है। आप भले तो जग भला, वही ध्यान है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। यानी कि जब धरती और आसमान जलते रहते हैं इतनी तपती धूप में, इतनी लू में, भयंकर लू में, फिर यह फूल है, यह कहां से रस खींचता है? तो बताया गया यह रस वायुमंडल से खींचता रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से रस अपना खींचता रहता है। यानी कि कवि कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक है, उन्होंने मुझे बताया कि ये सीरीज का फूल है, यह वायुमंडल से अपना रस खींचता है। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे। यानी सीरीज के समान किसे बताया गया? कबीर दास जी को बताया गया। मस्त और बेपरवाह, यानी कबीर दास जी किसी से कोई लेना देना नहीं था, वैसा ही सीरीज का फूल है। पर सरस और मादक, कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे, और कालिदास भी एक अनासक्त कवि थे। यानी अनासक्त कवि कौन होता है? जिसे किसी भी कोई लेना देना नहीं हो और वह अपना कार्य करते रहे। मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का
लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कर्नाटक राज्य की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा कि एक कवि ब्रह्मा है, दूसरा वाल्मीकि है, तीसरा व्यास है और कोई नहीं है। ध्यान रखना, कौन? कर्नाटक राज्य की प्रिया विजिका देवी। क्या कहा? एक कवि को ब्रह्मा बताया, दूसरा वाल्मीकि बताया, तीसरा व्यास जी को बताया गया है। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को दिया, तीसरे ने महाभारत को दिया। इसके अतिरिक्त यदि कोई कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाटक राज्य की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं। यानी कि उन्होंने कहा केवल 3 ही कवि हैं, एक ब्रह्मा, दूसरा वाल्मीकि, तीसरा व्यास। ब्रह्मा ने वेद दिए, वाल्मीकि ने रामायण दिया, व्यास ने महाभारत दिया। इसके अलावा यदि कोई दावा करता है कि मैं कवि हूं तो मैं उसे अपना बायां चरण उसके ऊपर रखती हूं। पर मैं कहता हूं कवि बनना मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, यानी बनो कवि तो फक्कड़ बनो, किसी प्रकार से कहीं का कोई लेना देना नहीं हो, पारिवारिक समस्याओं से दूर रहना हमेशा, जैसे कबीरदास और कालिदास जी थे। कालिदास वजन ठीक रख सके तो क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके हैं। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूं, तुक जोड़ लेता हूं, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। यानी कि कविता मैं भी लिखता हूं भाई, आप भी लिखते हो, लेकिन मैं कालिदास जैसा तो फक्कड़ नहीं हूं ना, मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, एक दूसरे को नहीं जोड़ सकते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कव्य कव्य कव्यस्ते कालिदास, मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास से एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूं। कालिदास जी ने 4 काव्य लिखे, जिसमें 2 खंडकाव्य, 2 महाकाव्य और 3 नाटक लिखे। अब उनके एक एक श्लोक को पढ़कर के वो हैरान हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि उन्होंने मेघदूत लिखा, ऋतु संहार लिखा, कुमार संभव लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। हाँ, तो ऐसे उन्होंने 4 काव्य, जिसमें 2 खंड काव्य आते हैं, ऋतु संहार और मेघदूत, और 2 महाकाव्य आते हैं और 3 नाटक आते हैं, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही अच्छा सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकले, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो लिखा कालिदास जी ने, उसमें शकुंतला और दुष्यंत के बारे में लिखा है। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता कि कहीं ना कहीं कुछ छूट गया। यानी कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला का डायग्राम, तस्वीर बनाई, लेकिन फिर भी वो रह रह के सोच रहे थे इसमें कुछ ना तो कुछ क्या है, कमी है, और वो कमी क्या है देखो। बड़ी देर बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में उस शिरीष के पुष्प को देना भूल गए हैं और उसके गंड स्थल तक लटके हुए रह गया है, और शरद चंद्र की किरणों के समान ही सुब्रमण्यल का हार, यानी कि हार भूल गए हैं और शिरीष का फूल भूल गए हैं। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेदकर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिवल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुधन से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है। या क्या बात है, पंत जी का भी उल्लेख मिलता है यहाँ पे। कविवर रविंद्रनाथ में भी यह अनासक्ति थी, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी आ गया है। एक जगह उन्होंने लिखा है, पढ़ लेना ये, राजोधान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हमें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यह बताता उसका कर्तव्य है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? यानी कि आप कवि कह रहा है कि ये शिरीष का फूल इस प्रकार से कैसे है, कि ये आंधी तूफान ये झूठ है, क्या ये सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर जो यह मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है। क्यों मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत, शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल, इतना कठोर है, कोमल भी है और कठोर है, अंदर से क्या है, कोमल है, उसकी डालियां कमजोर हैं, लेकिन
बाहर से दिखता है कमजोर लेकिन अंदर से कठोर है। गांधी जी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल, इतना ही कठोर हो सका था। मैं जब जब सीरीज की ओर देखता हूं तब तब हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है, हाय वह सन्यासी आज गांधी बाबा जी कहाँ हैं, राष्ट्रपिता कहाँ हैं। आज भी हमें वैसे ही सन्यासी गांधी जी, महान महात्मा गांधी जी जैसे राष्ट्रपिता जैसे विद्वानों की, या हम लोग कह सकते हैं कि महान पुरुष की आवश्यकता है। सीरीज की बातें जो हमेशा डटा रहे। ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ है। अब आपको बताना है पहला सवाल हमारा, जीवन सीरीज जीवन रस कहाँ से खींचता है, बताइए फटाफट कहाँ से खींचता है। फटाफट कोई बता सकता है मुझे? भूमि से, वायुमंडल से, आकाश या धरती से? तो बता चुका हूँ, वायुमंडल से। नेक्स्ट, लेखक सच्चा कवि किसे मानता है? सच्चा कवि कौन है? जो लाभ हानि के सामने न पड़े, जो अनासक्त रहे, जो समर्पण भाव से लिखे, उपयुक्त सभी, तीनों सही है। कालजयी शब्द का अर्थ क्या होता है? काल को जीतने वाला, सही है। लंबे समय तक जीवित रहने वाला, ये भी सही है। जिस पर काल का प्रभाव न पड़े, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, राइट आंसर। सीरीज के फूल साहित्य की किस विधा में लिखा गया? ये सवाल आपको अलग करेगा भीड़ से, ये ध्यान रखना है। तो एक क्या है? ललित निबंध बेटा जी। लेखक ने भोले किन लोगों को कहा? इन भोला कौन है? जो अभी नहीं बताया था कि वो काल देवता से बच सकते हैं, कि हम काल देवता की आंखों से बच गए हैं, बस हम जीवित रहेंगे हमेशा, उनको भोला बताया गया है। जो समझते हैं कि वो कभी नष्ट नहीं होंगे, उनको भोला बताया गया है। सीरीज के फूलों से व्यक्ति को कौन सा गुण ग्रहण करना चाहिए? सारे। सुख दुख में परे होना, सुख दुख से दूर रहो, आठों पैर मौज में रहना, आठों पैर मस्ती में रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। लू में भी जीवन रस खींचता, यानी कि हमेशा डटकर मुकाबला करना, पढ़ाई करना ईमानदारी के साथ, उपयुक्त सभी। शकुंतला के चित्र को पूर्णता किस प्रकार मिली? सीरीज का फूल और सुब्रमण्यनाल। जब उसके कानों में सीरीज के फूल को और गले में सुब्रमण्यनाल का हार डाला गया। किसके द्वारा बनाया गया चित्र? दुष्यंत के द्वारा। और कहाँ मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। न उदो का लेना न मादो का देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी से कोई मतलब न रखना, फटाफट देना है आंसर। जैसा मैंने पढ़ाया है, जैसा मैंने बताया सारांश, वैसे ही पढ़ना है। फिर कोई भी सवाल आए, किसी सवाल की औकात नहीं होगी जिसका आंसर आप लोग नहीं दे सकते प्यारे बच्चों, पर पढ़ना ईमानदारी के साथ में। अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है? 15 से 20 दिनों के लिए। और आगे बढ़, किस ऋतु के आने पर सीरीज खिलता है? वसंत ऋतु। और कब तक बना रहता है? आषाढ़ तक बना रहता है, ध्यान रखना। कब तक बना रहता है? आषाढ़ तक बना रहता है। लेखक ने सीरीज की तुलना किसके साथ की है? अवधूत के साथ। सीरीज के फूल ललित निबंध के रचयिता का नाम क्या है? ये तो पढ़ रहे हैं हम लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सवाल है ना, यहाँ के लिए नहीं, यहाँ के लिए महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। अरागवध किस पेड़ का नाम है? अमलतास का, जो 15 से 20 दिन फूलता है। किस महीने तक सीरीज के फूल मस्त बने रहते हैं? आषाढ़ माह तक। बताया था, कहाँ है? ये रहा। सीरीज की डालियां कैसी होती हैं भाई? बताए ना, कमजोर होती हैं, कमजोर। ये रहा। अंत में लेखक ने सीरीज की तुलना किसके साथ की है? किसके साथ की है? महात्मा गांधी, एक ही नाम है। लेखक ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? कौन कौन है? कबीर के अतिरिक्त कालिदास भी है, और यदि हम आधुनिक कवियों की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत, और एक और कवि था ना, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया गया, तो कालिदास जी। इक्षुदंड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गन्ने के लिए। गन्ना 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 गन्ना, ये रहा। मेघदूत किस कवि की रचना है? अभी बताया था, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवसार, अभिज्ञान शाकुंतलम, और भी हैं जो ध्यान नहीं है मुझे। तो मेघदूत कालिदास की है। ये खंड काव्य है, खंड काव्य, यानी कि एक पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, ऐसे दो खंड है इसमें। कर्नाट राज्य की कन्या का क्या नाम था? विजिका देवी। ये रहा। इन्होंने पहला कवि किसे माना? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने क्या दिया? वेद। दूसरा किसे माना? वाल्मीकि।
वाल्मीकि ने क्या दिया हमें? रामायण। तीसरा किसे माना? व्यास जी को। व्यास जी ने क्या दिया? महाभारत। चौथा कोई कवि है जो कवि होने का दावा करता है तो मैं उस पर बायां चरण अपना रखती हूँ। कौन कहती है? कर्नाड राज की प्रिया विजिका देवी। याद रखना ये द्विवेदी जी ने सीरीज के फूल नामक पाठ में संस्कृत के हिसाब से किस महान कवि का उल्लेख मिलता है? संस्कृत साहित्य में सीरीज के फूल को क्या कहा है? कोमल बताया गया है संस्कृत साहित्य में। हाँ, कालिदास जी को। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा जो जरा, जो बरा सो बुताना। किसकी पंक्ति है ये? बताया था मैंने, याद रखना है, पूछा जा सकता है। और ये लाइन पंक्ति है ना, सीयूटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखना बेटा, देखो जो चीज मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूं वो महत्वपूर्ण है, पूछी जाएगी, ध्यान रखना है आप लोगों को। कौन सपासप कोड़े चलाता है? सपासप कोड़े कौन चलाता है? महाकाल देवता। ये हो गए हमारे एमसीक्यूज। अब आते हैं डेस्क्रिप्टिव। लेखक ने सीरीज को कालजी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है? क्योंकि वह बसंत ऋतु से खिलना स्टार्ट होता है और आषाढ़ तक बना रहता है। वह किसी प्रकार की अवधूत की बातें बता रहा हूँ, तो जिस प्रकार से अनासक्त कवि वही है जो पारिवारिक बंधनों में और कहते हैं वासनाओं से ऊपर उठाओ, दुख सुख में भी वो हमेशा लिखता रहता है और मतलब किसी भी समस्या में ना पड़े गिरे, इसलिए इन्हें अवधूत की भांति कहा। जिस प्रकार से शीश का फूल हर प्रचंड लू गर्मी आंधी तूफान में बना रहता है तब तक जब तक कोई दूसरा फूल आके उसे दखिया न दे। अवधूत ऐसे सन्यासियों कहा जाता है जो सांसारिक बंधनों व विषय वासनाओं से ऊपर उठकर उठा होता है तथा सुख दुख से मुक्त व कामनाओं से रहित रहता है। कालजयी उसे कहते हैं जो समय के परिवर्तन से अप्रभावी रहता है, काल को जीतने वाला। वह जो हमेशा जीवित रहता है, जीवन में आने वाले सुख दुख हार जीत आदि उसे प्रभावित नहीं कर पाते। वह इन सभी में संतुलन बनाकर जीवित रहता है। यह सभी गुण कालजयी अवधूत अर्थात सन्यासी में होते हैं। सीरीज का पेड़ भी भीषण गर्मी और लू में फलता फूलता रहता है। बसंत आगमन पर अपना सौंदर्य बिखेरता है। जब गर्मी और लू से सारा संसार विक्षिप्त रहता है, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सीरीज का फूल लहलाते रहता है, इसलिए इसे कालजयी अवधूत के समान बताया गया है। गांधी जी बाबा। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी होती है। बात तो सही है। अरे भाई, कमजोर डालियां थी सीरीज के फूल, लेकिन फिर भी फूल यानी कि आषाढ़ माह तक रहता था। तो कहते ना कि कभी कभी अपनी कठोरता भी दिखानी पड़ती। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी बाहर से कमजोर लेकिन अंदर से मजबूत थे, तभी तो ये संसार जीवित रहने देगा लोगों को। सीरीज के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सीरीज के पेड़ को अंदर से सरल और ऊपर से कठोर माना है। उसके भीतर की कोमलता उसके फूलों और हरे हरे पत्तों में प्रकट होती है। वह भीषण गर्मी में भी मस्त और हरा भरा रहता है। सीरीज के फूल या फल अपने वृत्त से इतनी मजबूती से जुड़े रहते हैं कि नए फूलों के आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। वे अपने अंदर की कोमलता को बचाने के लिए ऐसे कठोर बन जाते हैं। इस प्रकार हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में भी अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट करें, यानी कि सीरीज के माध्यम से कोलाहल संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु, यानी कि आपके पास कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, आपको हार नहीं माननी है। बस यही मेरा कहना है, यही इसका आंसर भी है। देख लो, सीरीज अपने जीवन की कठोर स्थितियों परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। जब चारों ओर भीषण गर्मी का ताप धरती को जलाया करता है और तेज लू हृदय को सुखाती है, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी शरीर अपने सुंदर फूलों से लदा रहता है। विपरीत स्थिति उसकी जीने की प्रबल इच्छा को मिटा नहीं पाती। इस प्रकार शरीर विपरीत परिस्थितियों में भी मस्त रहने की शिक्षा देता है। मनुष्य को भी अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में अविचलित रहकर जीना चाहिए। उसे प्रत्येक कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वो अपने आप प्राप्त हो जाता है। हाय वह अवधूत आज कहाँ है, ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल की वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता की संकट की ओर संकेत किया गया। हाय वह अवधूत आज कहाँ है, मतलब महात्मा गांधी जैसे महापुरुष के बारे में यहाँ बताया गया है।
अवधूत शरीर सुख के लालच को त्याग कर आत्मबल से अपनी साधना में संलग्न रहते हैं। वे शारीरिक बल की अपेक्षा आत्मबल को महत्व देते हैं। जीवन के सभी समस्याओं का सामना करते हुए मानवता की सेवा करते हैं। वर्तमान में अधिकांश लोग शारीरिक बल को महत्व देते हैं। वे धन दौलत के बल पर भौतिक सुख भोग को सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे मानव मूल्यों का पतन हो रहा है। आत्मबल और प्रेम, शांति, अहिंसा आदि गुणों का सर्वत्र अभाव है। ऐसे समय में देश के मार्गदर्शन के लिए महात्मा गांधी जैसे अवधूत की प्रबल आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। गांधी जैसे विचारक ही देश को इस संकट से निजात अर्थात मुक्ति दिला सकते हैं। हाय वह अवधूत आज कहाँ है, कहकर लेखक ने देश की समस्याओं के समाधान के लिए गांधीवादी विचारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है, और ऐसे विचार करने वाले इंसान मिलेगा भी नहीं आपको। कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। ऐसे विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया, विस्तार पूर्वक समझाए। देखो, साहित्य प्रेमी यानी कि अच्छी अच्छी बातें लिख सकता है प्रेम, और अनासक्त क्या होता है, ज्यादा आसक्त भी नहीं होना चाहिए, तभी वह अच्छी कविता लिख सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि श्रेष्ठ कवि एवं साहित्यकार शारीरिक माया मोह से मुक्त एक योगी के समान स्थिर प्रज्ञता होने के साथ उसे अच्छी तरह परिपक्व प्रेमी हृदय वाला भी होना चाहिए। वस्तुतः कवि एवं साहित्यकार से हम बहुत ऊंचे आदर्शों एवं जीवन मूल्यों की अपेक्षा करते हैं। जब कवि अनासक्त योगी रहेगा तब वह यथार्थ का चित्रण कर सकेगा, कल्पना का बिल्कुल भी नहीं। निष्पक्षता से अपने मनोभाव व्यक्त कर सकेगा तथा नीति सम्मत संदेश दे सकेगा। कवि का हृदय कोमल भावनाओं से भरा होना भी जरूरी है, इसलिए कवियों को वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल हृदय वाला बताया गया है। महाकवि कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, आधुनिक कवियों में सुमित्रानंदन पंत आदि भी यही विशेषता थी। इसी कारण वे उच्च उदात्त मानवीय आदर्शों की प्रतिष्ठा कर सके और कालजयी रचनाएं करने में सफल हो सके। यानी किसी पर आसक्त नहीं होना चाहिए, एक प्रेमी की तरह भी रहना चाहिए। दोनों चीजों को संलग्न किया है। सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए भी दीर्घजीवी हो सका, जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित्य बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी। पाठ के आधार पर स्पष्ट करो। शीरीष के फूल के बारे में बताना है आपको, किस प्रकार से वो आंधी लू में डट करके फिर भी वायुमंडल रस खींच करके जब तक कोई नया फूल न आकर उसे धक्का न देता। यानी आप सोचे यार, वसंत ऋतु से आषाढ़ माह तक जो फल फूलता रहता है वो कितना कठोर होगा, बताना है पूरा का पूरा। ये हो गया हमारा चैप्टर है। अब मैं आपसे एक बात कहूँगा, अब ये तो क्लास 12 की तैयारी करवाई जा रही है आप लोगों को। अब आप चाहते हो CUT 2024 और क्लास 12 दोनों की तैयारी एक साथ करें, और जो हमारा उद्देश्य है, मुहिम है कि क्लास 12 में 95% से अधिक अंक हो और CUT 2024 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% प्राप्त कर सके। तो उसके लिए आप लोगों को संघर्ष बैच से जुड़ना होगा इस कूपन कोड का प्रयोग करते हुए Y551। कैसे यूज करेंगे? अब वर्तमान में आज और कल ध्यान रखना 20% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे गूगल ओपन करना है, ठीक है, और यहां टाइप करना है अड्डा 24/7, ठीक है। पहली साइट चले जाना है, फिर ऑल कोर्सेज दिख रहा है आप लोगों को, यहां जाना है आप लोगों को, फिर जाना है स्कूल K12 में जाना है आप लोगों को, उसके बाद जाना है क्लास 12 CBSE बोर्ड क्लास 12। चले गए, यहाँ आपको संघर्ष बैच दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ ये रहा। यहाँ से आप लोगों को बाय नाउ करना है, यहाँ से बाय नाउ करना है, और यहाँ इस कोड को रिमूव कर देना। कोड मैंने जो बताया उस कोड का प्रयोग करना है। क्या बताया मैंने? Y551। क्या बात है भाई? एक मिनट, Y551। और जैसे आप लोग अप्लाई कर देंगे बेटा, तो आप लोग देख सकते हैं, कितने रुपए का। देखो, जैसे ही आप लोगों ने Y551 कोड का यूज किया है, तो यह कोर्स था 7999, यानी कि 7999 रुपए का था। तो 20% का डिस्काउंट प्राप्त कर लिया आपने। जब आपने इस कूपन कोड का प्रयोग किया Y551 का, तो कितने का? 6399 का
पढ़ाइए। अब यदि आप इसी कोर्स को अड्डा 24/7 ऐप से परचेज करते हैं तो ये 20 की जगह 21 हो जाएगा, डिस्काउंट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि 1% आपको ऐप के द्वारा भी प्राप्त होता है। अब यह ऐप कहाँ से मिलेगा? प्ले स्टोर से मिलेगा बेटा, ठीक है। हाँ, वहां से डाउनलोड करो और ऐप से भी खरीदो तब भी यही यही कूपन यूज करना है आप लोगों को, और चाहे गूगल से परचेज करो तब भी इसी कूपन की सहायता से आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप लोगों को CUET में और क्लास 12 में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने, अच्छा क्या होता है 95 से कम परसेंट प्राप्त करोगे तो अच्छा नहीं होगा, इससे अभ्युदय प्राप्त करोगे तो अच्छा होगा। और CUET 2024 में जहां आप लोगों का उद्देश्य पूरा होगा, जिस यूनिवर्सिटी को आप चाहते हैं वहीं जाना चाहते हैं, एक अच्छा भारत देश का नागरिक बनना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए अच्छे प्रोफेसर मिलने चाहिए। अब अच्छे प्रोफेसर कहाँ मिलेंगे आप लोगों को? एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेंगे। अच्छी यूनिवर्सिटी के आपको क्या करना पड़ेगा? CUET 2024 की बेस्ट तैयारी करनी पड़ेगी और प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% प्राप्त करना होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, और यदि आप दोनों चीजों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग Y551 कोड का यूज करके संघर्ष बैच से जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।